स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब तो आपको केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गई तो इससे आगे अब हम चलेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ है, पहले हम पढ़ेंगे सीमांतकारी अभिकर्मक और फिर हम पढ़ेंगे विलयनों में अभिक्रियाएँ या विलयनों में अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक बार वापस रिवाइज कर देती हूँ। मोल क्या होता है, N=W/m, या दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है VSTP, यानी STP पर दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर। और अगर ये आयतन ml में दिया है तो ये संख्या हो जाएगी 22,400, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लीटर में होता है और यहाँ पर ये मिलीलीटर में होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और था अपना, क्या कि कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, यानी कि 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सीमांतकारी अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होते हैं, देखें। लिमिटिंग रिएजेंट यानी जो लिमिट बताते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए एक छोटी सी अभिक्रिया लिखें हम कि H2 + Cl2 = 2HCl। रस समीकरण मिति है ना ये, कि जब 1 मोल H2 का 1 मोल Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 मोल HCl बनाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास, हमने जब अभिक्रिया करवाना शुरू किया कि 10 मोल तो हमारे पास हाइड्रोजन के थे और 20 मोल हमारे पास क्लोरीन के थे। तो अब हमें ये बताना है कि हमें HCl कितनी मात्रा में मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो समझें इसे, रस समीकरण मिति क्या कहती है कि अगर इसका 1 मोल हो तो इसका 1 मोल अभिक्रिया करेगा, तो इसके अगर 10 मोल होंगे तो इसके 10 मोल अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है। और जब इसका 1 मोल अभिक्रिया करके इससे 2 मोल बनाता है तो इसके 10 मोल अभिक्रिया करके इसके दोगुने यानी कि 20 मोल का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमने रस समीकरण मिति में पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम यहाँ जब सीमांतकारी अभिकर्मक की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन के थे, वो तब कंप्लीट हो गए, फिनिश हो गए। Cl2 के 20 मोल थे, उनमें से 10 तो खत्म हो गए लेकिन 10 अभी बचे हैं, है ना। 10 मोल अभी बचे हैं, लेकिन 10 मोल बचे तो हैं। तो ये क्लोरीन तो अभिक्रिया करने को तैयार है, लेकिन इससे अभिक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन तो बची ही नहीं, ठीक है। यानी अभिक्रिया अब आगे नहीं होगी। जैसे ही 20 मोल हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के मिलेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा क्लोरीन है लेकिन फिर भी अभिक्रिया नहीं होगी और इससे ज़्यादा हम HCl प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। यानी इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक गई, अंत हो गया इसका। यानी कि हमें सब समझ आ गया कि इस अभिक्रिया की लिमिट आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा अभिक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को रोका किसने, इस हाइड्रोजन ने। क्यों, क्योंकि खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में इस अभिकारक ने इस अभिक्रिया को रोक दिया, यानी सीमा बता दी कि ये अभिक्रिया इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी रस समीकरण मिति से हमें ये पता चल गया कि अगर इसके 1 मोल से 2 मोल हमें HCl का मिलता है तो इसके 10 मोल से हमें HCl के 20 मोल ही मिल सकते हैं और इसके 10 मोल ही कार्य करेंगे, 10 मोल इसके बचे हुए रह जाएंगे। तो जो बचा हुआ है वो तो अभिक्रिया करने को तैयार है, लेकिन जो खत्म हो गया वो उसने अभिक्रिया को रोक दिया। तो ऐसे अभिकर्मक जो अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाते हैं और अभिक्रिया को रोक देते हैं, या हम कहें कि अभिक्रिया की सीमा बता देते हैं, उन्हें हम सीमांतकारी अभिकर्मक कहते हैं। देखो इसमें 3 वर्ड हैं, सीमा, अंतकारी, यानी कि सीमा का अंत करने वाले, यानी अब सीमा आ गई, अब इससे आगे अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है ना। तो वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाए और अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण करे, सीमांतकारी अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है ना। और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पाद की मात्रा सीमांतकारी अभिकर्मक की मात्रा पर ही निर्भर करती है, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे देखो हम यह कह रहे हैं कि अगर हम नाइट्रोजन N2 + 3H2 = 2NH3 एक अभिक्रिया है, ठीक है। इसके लिए रस समीकरण मिति तो ये कहती है कि जब 1 मोल N2 का लेते हैं तो ये 3 मोल H2 से अभिक्रिया करता है और 2 मोल NH3 के बनाता है, ये कह रहा है ना ये। अब हमारे पास मान लीजिए 2 मोल तो नाइट्रोजन के दिए गए हैं और 3 मोल हाइड्रोजन के दिए गए हैं, तो हमसे ये पूछा है बताओ अमोनिया कितनी बनेगी। अब देखो सारा समीकरण मिति क्या कहती है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया कर लेगा,
तो जब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया कर लेगा तो इसके हमें कितने मोल मिल जाएंगे? 2 मोल मिल जाएंगे। अब इसके 3 मोल तो खत्म, नाइट्रोजन अभी बची है लेकिन हाइड्रोजन खत्म, तो ये क्या बन गई यहाँ पर? खत्म हो गई ना, तो ये क्या बन गई यहाँ पर? सीमांतकारी अभिकर्मक। ठीक है ना। और अमोनिया की कितनी मात्रा मिलेगी हमें? 2 मोल। अब इसको अगर हमें आयतन में पूछा है तो आयतन निकालने के लिए हम एसटीपी पर आयतन निकाल कर इसको इस तरह से कर देंगे कि हमें इस एसटीपी पर 44.8 लीटर मिलेंगे। या हमसे कहा जाए कि इसका भार निकालो तो इसके अणुभार से हम इसका गुणा कर देंगे तो हम इसका भार निकाल सकते हैं कि 34 ग्राम मिलेंगे। या हमसे पूछा जाए कि इसके कणों की संख्या कितनी होगी तो इसको आवोगाद्रो संख्या से इसका गुणा कर देंगे तो हमें इसके कणों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से हम इस रस समीकरण मिति की सहायता से सीमांतकारी अभिकर्मक को पता लगाएं और सीमांतकारी अभिकर्मक के अनुसार उत्पाद की मात्रा का निर्धारण भी कर सकते हैं। समझ में आ गई ना चीज़? जैसे देखो उदाहरण से समझ में आती हैं चीज़ें कि अपने पास 3 ग्राम H2 गैस और 29 ग्राम O2 मिलाई गई और H2 बनाया गया, तो इसमें सीमांतकारी अभिकर्मक कौन सा है? ठीक है ना। H2O की कितनी मात्रा बनेगी और कौन सा अभिकर्मक और कितना बचेगा, तीनों बातें बतानी है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी कि 2H2 + O2 = 2H2O। समीकरण समझ में आ गई? ठीक है ना। इसकी रस समीकरण मिति क्या कहती है कि जब हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया करते हैं तो जल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और हमें दिया क्या है कि H2 के 3 ग्राम है और O2 के 29 ग्राम है। तो पहले इसको ग्राम में बदल दें हम। मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब एक अणुभार के बराबर, 2 मोल का मतलब 2 अणुभार के बराबर। तो 2 × 2/4 ग्राम तो हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, तो 1 × 32 यानी 32 ग्राम हो गया। जल का अणुभार होता है 18, तो 2 × 18 यानी 36 ग्राम हो गया। यानी हम ये कहें इसको मोल की बजाय कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो 36 ग्राम जल बनता है। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास दिया क्या है? 3 ग्राम। तो हम इसको भी सिंपल चूंकि इसलिए लगा दें, एक नियम लगा दें कि स्टोइकियोमेट्री के अनुसार 4 ग्राम H2 गैस अभिक्रिया करती है तो 32 ग्राम O2 बनती है, O2 से अभिक्रिया करती है। ठीक है। तो 1 ग्राम H2 कितनी ग्राम से अभिक्रिया करेगी? 32/4 ग्राम O2 से। ठीक है ना। लेकिन दी कितनी है? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम H2 किससे अभिक्रिया करेगी? 32/4 × 3 यानी कि 24 ग्राम O2 से अभिक्रिया करेगी। ठीक है ना। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम O2 से अभिक्रिया कर लेगी यानी खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन बच जाएगी। तो ऑक्सीजन तो बच गई, तो कौन सा अभिकर्मक बचेगा? ऑक्सीजन। कितना बचेगा? 29 में से 24 माइनस कर दें तो 25 ग्राम्स। ठीक है ना। तो 25 ग्राम्स तो ऑक्सीजन के बच जाएंगे। हाइड्रोजन खत्म हो गई, नष्ट हो गई, तो इसका मतलब सीमांतकारी अभिकर्मक कौन बन गया? सीमांतकारी अभिकर्मक यहाँ पर बन गया H2। अर्थात 3 ग्राम H2 गैस 24 ग्राम H2 से अभिक्रिया करके समाप्त हो जाएगी। अतः सीमांतकारी अभिकर्मक तो H2 गैस हो गई। ठीक है ना। अब H2O की मात्रा कितनी बनेगी? ये क्या कह रहा है कि 4 ग्राम की अभिक्रिया से 36 ग्राम बन रहे हैं, तो 3 ग्राम से कितने बनेंगे? वही चूंकि इसलिए लगा देते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त होते हैं 36 ग्राम H2O, तो 1 ग्राम से कितने प्राप्त होंगे? 36/4 ग्राम। तो दिया है हमें 3 ही ग्राम, तो 3 ग्राम से कितने प्राप्त होंगे? 36/4 × 3 यानी कि 27 ग्राम H2O प्राप्त होगा और H2O की शेष मात्रा हो गई 5 ग्राम। क्लियर हो गई ना चीज़ बच्चों? ठीक है। हमें सबसे पहली चीज़ स्टोइकियोमेट्री समझनी है, रासायनिक समीकरण को समझना है। रासायनिक समीकरण में हमें मोलों में या उनके ग्रामों में रस समीकरण मिति क्लियर करनी है। फिर जितना दिया गया है उस दिए गए को हम चूंकि इसलिए का नियम लगाकर सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। देखो एक एग्जाम्पल कि 50 ग्राम N2 और 8 ग्राम H2 को मिलाकर NH3 बनाई गई। इसमें सीमांतकारी अभिकर्मक बताओ और प्राप्त अमोनिया की मात्रा भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया? संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दी। इस संतुलित रासायनिक समीकरण में हमें दिख रहा है कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। ठीक है ना। तो मोलों को इनके हम ग्राम में बदलाएं तो इनके अणुभारों से गुणा कर दें। तो नाइट्रोजन का अणुभार होता है 28, हाइड्रोजन का होता है 2 और अमोनिया का होता है 17। तो अणुभार आपको निकालना भी आ गया होगा बच्चों। ठीक है ना। तो इसको 1 को 28 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे और 2 को 17 से गुणा करेंगे तो हमें मिल गया कि समीकरण मिति के अनुसार कि जब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो 34 ग्राम अमोनिया की बनती है। ठीक है ना। अब हमें पहले सीमांतकारी अभिकर्मक निकालना है, तो इन दोनों की रस समीकरण मिति देखनी है। दिया क्या है हमको? 50 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम
हाइड्रोजन। इस रस समीकरण मिति के अनुसार क्या पता चल रहा है कि 28 ग्राम N2 अभिक्रिया करती है 6 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 1 ग्राम कितने से अभिक्रिया करेगी? 6/28 से। ठीक है ना, तो 50 ग्राम कितने से करेगा? 6/28 गुणा 50, यानी कि 10.71 ग्राम H2 से। लेकिन अपने पास इतनी हाइड्रोजन है ही नहीं, इतनी हाइड्रोजन है नहीं, इतनी हाइड्रोजन कम पड़ जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी। तो हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी का मतलब क्या हुआ? सीमांतकारी अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? जो खत्म हो जाएगा वो ही सीमांतकारी है, जो बचा रहेगा वो सीमांतकारी नहीं है। यहाँ में समझ में आ गया कि 50 ग्राम नाइट्रोजन को अगर हमें अभिक्रिया करवानी है तो हमें हाइड्रोजन के 10.71 ग्राम चाहिए। अब 10.71 ग्राम तो है ही नहीं, कम पड़ गए ना, तो कम पड़ गए मतलब वो खत्म हो गया, यानी कि वो सीमांतकारी हो जाएगा। ठीक है ना, सीमांतकारी अभिकर्मक का हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन के हमारे पास 8 ग्राम है, तो इसके अकॉर्डिंग अब अपन अमोनिया की मात्रा को ज्ञात करेंगे। याद रखना है बच्चों कि जो सीमांतकारी अभिकर्मक होगा उसी के अनुसार हम उत्पाद की गणना करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा कि H2 की मात्रा तो 8 ग्राम, सीमांतकारी अभिकर्मक H2S हो गई। स्टोइक की मिति के अनुसार H2 के 6 ग्राम से प्राप्त होता है अमोनिया 34 ग्राम। तो H2 के 1 ग्राम से कितनी अमोनिया प्राप्त होगी? 34/6। तो हाइड्रोजन के 8 ग्राम से कितनी प्राप्त होगी? 34/6 गुणा 8, यानी कि 45.33 ग्राम हमको मिल जाएगी। क्या? अमोनिया। समझ में आ गया ना चीज़? ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आपको खुद को करना है, नहीं समझ में आए तो फिर बताना, पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि अमोनिया निर्माण के लिए हमें 50 किलो, याद रखना बच्चों 1 किलोग्राम है, मैंने ये ग्राम में लिए हुए हैं, किलोग्राम, या इसको आप कर सकते हैं तो 50,000 ग्राम कर लेना, तथा 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस मिलाए गए तो प्राप्त अमोनिया की मात्रा ज्ञात करो और सीमांतकारी अभिकर्मक भी पहचानो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है, दोनों चीज़ बतानी है आपको। सीमांतकारी अभिकर्मक पहचानना है पहले और उसके अकॉर्डिंग आपको अमोनिया की मात्रा ज्ञात करनी है। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना, विलयनों में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? विलयनों में अभिक्रियाओं का मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम ज़्यादातर विलयनों का ही उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मान लीजिए पानी में NaOH को घोल दिया, तो NaOH का जलीय विलयन ले लिया, इसमें फिर HCl का विलयन मिलाया, तो अभिक्रिया हो गई NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो विलयन में हुई है ना अभिक्रिया। ठीक है, हम कोई भी अभिक्रिया जब लेते हैं तो उनको विलेय पदार्थ को विलयन में घोल कर ही लेते हैं। तो अभी तक तो हम डायरेक्ट ग्राम में बात कर रहे थे, अभी हम वो पदार्थ डायरेक्ट ग्राम में नहीं, उसको हमने किसी विलायक में घोला हुआ है। तो जब विलायक में हमने किसी पदार्थ को घोला हुआ है तो कितनी मात्रा कितने विलायक में घुली हुई है, इसको हम अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, सांद्रता। ठीक है ना, तो विलयन में अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें उनकी सांद्रता प्रदर्शित करनी होती है। सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता अगर हमें ग्राम प्रति लीटर में जनरली दी हुई होती है कि 1 लीटर में इतने ग्राम घुले हुए हैं। जैसे NaOH है, मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर जल है और 1 लीटर में मैंने मान लीजिए 200 ग्राम घोल दिया, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई? 200 ग्राम प्रति लीटर। तो जनरली हमें ग्राम प्रति लीटर में दी हुई होती है, पर हम ग्राम प्रति लीटर में काम में नहीं लेते। अलग अलग तरीके हैं दिखाने के, प्रदर्शित करने के। तो इसमें सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज स्मॉल w/ कैपिटल W से या स्मॉल x से। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए देखो हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? भार बटे भार, कि विलेय का भार बटे विलयन का भार। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए मैं भी NaOH की इसकी बात कर रही थी, तो मैं ये कहूँ कि अगर मैंने 200 ग्राम NaOH घोला है, ठीक है ना, मैंने NaOH घोला है 800 ग्राम पानी में, ठीक है ना, तो कुल विलयन कितना हो गया? विलयन, तो विलयन क्या होता है, ये भी अब शब्द आप समझें। विलयन का मतलब होता है हमेशा विलेय प्लस विलायक, है ना। अब ये विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो हमेशा विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो हमेशा विलेय होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ 200 ग्राम NaOH है और 800 ग्राम H2O है, तो विलेय क्या हुआ? 200 ग्राम, विलायक क्या हुआ? 800 ग्राम। तो विलेय तो बन गया यहाँ पर NaOH और विलायक बन गया यहाँ पर
H2O, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा विलियन, ठीक है ना। तो हम जब यहाँ निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, वो निकालते हैं हम विलेय का भार बटे विलियन का भार, ठीक है ना। अगर हम इसको कहें कि विलेय के W A ग्राम है और विलायक के W B ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा कि WA यानी विलेय का भार बटे विलियन का भार क्या हो गया, WA + WB × 100। समझ में आ गया ये फॉर्मूला। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 80 ग्राम जल में 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है। 80 ग्राम जल और 20 ग्राम शर्करा, तो विलेय क्या हुआ, शर्करा, विलायक क्या हुआ, जल, ठीक है ना। तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो विलेय क्या है यहाँ पर, शर्करा, तो शर्करा यानी WA कितना हो गया, 20 ग्राम। विलायक क्या है, जल, तो WB कितना हो गया, 80 ग्राम, ठीक है ना। तो परसेंटेज निकालनी है हमें, तो क्या निकालना पड़ेगा, W शर्करा बटे WH2O + W शर्करा, यानी विलेय का भार बटे विलायक का भार प्लस विलेय का भार, ठीक है ना। तो शर्करा का भार कितना आया था, 20 ग्राम बटे 80 + 20 यानी कि 100 हो गया, तो × 100 करना ही है, तो ये आ गया 20%, यानी ये जो जल मिलेगा वो कितने प्रतिशत का मिलेगा, 20% का मिलेगा, ठीक है ना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे पास 10% NaCl विलियन है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, 10% NaCl विलियन है, तो इसका मतलब ये है कि 10% NaCl का मतलब है कि अगर 10 ग्राम NaCl है तो कुल विलियन 100 ग्राम होना चाहिए, तभी तो ये 10 ग्राम आएगा। और कुल विलियन 100 ग्राम कैसे आएगा, हमने NaCl के कितने ग्राम घोले हैं, 10 ग्राम, कुल कितना ग्राम है, 100 ग्राम, तो विलायक कितना हो गया, यहाँ विलायक हो गया 90 ग्राम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम NaCl को हमने 90 ग्राम जल में घोला है, जिससे 100 ग्राम हमें विलियन प्राप्त हुआ है। इसे ही हम 10% NaCl विलियन कहते हैं। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि 15 ग्राम NaCl 150 ग्राम जल में घोला गया। 15 ग्राम NaCl 150 ग्राम जल में घोला गया, तो विलेय क्या बन गया, NaCl, तो WA का मतलब 15 ग्राम हो गया, और 150 ग्राम जल है यानी विलायक क्या हो गया, जल, जो 150 ग्राम है। तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। परसेंटेज W/W = विलेय का भार यानी 15, विलायक का भार यानी कि 150 + 15 × 100, ठीक है। तो 15/165 × 100, तो ये आ गया 9.09%। समझ में आ गया, ठीक है ना। एक और समीकरण देखते हैं, बाकी को अपन अगली वीडियो में देखेंगे। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, इसको हम कैपिटल X या काई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, देखो अब इसको हम समझें पहले कि मैंने कहा कि हमने ग्राम में लिखा है, मैंने आपको ग्राम में कहा कि 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने 2 मोल NaCl को 5 मोल जल में घोला, मोल में बात की बजाय ग्राम की, ठीक है ना, 2 मोल NaCl को 5 मोल जल में घोला, ठीक है ना। तो विलियन के कुल मोल कितने हो गए, 7 मोल हो गए विलियन में, तो 2 मोल तो विलेय के और 5 मोल विलायक के। तो मोल भिन्न क्या होता है, जैसे अंश निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि यहाँ पर अब NaCl की मोल भिन्न क्या हो गई, NaCl के मोल बटे कुल मोल। NaCl के मोल कितने हैं, 2, कुल मोल कितने हैं, 7, तो इसका मोल भिन्न आ गई 2/7। ऐसे अगर जल की मोल भिन्न निकालने, इसको X से प्रदर्शित करते हैं, तो XH2 क्या हो जाएगा, जल के मोल कितने हैं यहाँ पर, 5, कुल मोल कितने हैं यहाँ पर, 7, तो इसकी मोल भिन्न आ गई 5/7। और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 5/7 + 2/7, 7 इसका LCM आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया ये 5 + 2 यानी कि 7/7 आ गया 1, यानी कि क्या हुआ कि किसी भी विलियन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उन सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है। यहाँ 2 पदार्थ हैं तो 2 प्रकार की मोल भिन्न हुई है, उनको जोड़ दिया। 3 अवयव होंगे तो 3 मोल भिन्न प्राप्त होंगी, तीनों को सम कर देंगे तो अभी 1 प्राप्त होगा। 4 अवयव होंगे तो चारों की मोल भिन्न निकालेंगे, उनका सम करेंगे तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। समझ में आ गया ना। तो देखो विलियन में किसी अवयव के मोल और कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। जैसे किसी विलियन में A और B 2 पदार्थ घुले हुए हैं,
ए के एन मोल है और बी के एन बी मोल घुले हुए हैं, तो ए की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, ए के मोल बटे कुल मोल। तो ए के मोल तो हो गए एन ए और कुल मोल हो गए एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार बी की मोल भिन्न एक्स बी क्या होगी, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना, यानी बी के मोल बटे कुल मोल। तो किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स बी बराबर एक माइनस एक्स, अगर दो ही अवयव हैं तो एक की मोल भिन्न को निकालना है, उसको वन में से घटा दें तो हमें वही आंसर आ जाएगा। तो एक्स बी बराबर हो गया वन माइनस एक्स ए, या एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। समझ में आ गया। तो देखो इसको भी उदाहरण से समझते हैं हम। देखिए एक विलयन में ए बी और सी इन तीनों के 0.5, 0.2 और 0.3 मोल उपस्थित हैं, तो प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करो। क्या दिया है, एन ए 0.5, एन बी 0.2 और एन सी 0.3। तो कुल मोल कितने हो गए, इन सबको जोड़ दें। कुल मोल का मतलब हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो 0.5, 0.2, 0.3 इन सबको जोड़ा तो आ गया एक। तो कुल मोलों की संख्या आ गई एक। ठीक है, अब हमें इन तीनों की मोल भिन्न निकालनी है। तो एक्स ए बराबर क्या होगा, एन ए बटे एन, यानी ए के मोल बटे कुल मोल। ए के मोल कितने दिए हैं 0.5, कुल मोल कितने हैं 1.0, तो 0.5 अपॉन 1.0 ऐसे कैसे आ गया 0.5। ठीक है ना, एक्स भी निकालना है तो एन बी बटे एन, यानी बी के मोल बटे कुल मोल। बी के मोल कितने दिए हैं 0.2, कुल मोल है एक, तो 0.2 अपॉन 1 यानी कि 0.2 आ गया। अब एक्स सी एन सी अपॉन एन, यानी सी के मोल बटे कुल मोल। सी के मोल है 0.3, तो 0.3 अपॉन 1 यानी कि 0.3 इसकी मोल भिन्न आ गई। समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको दिया डायरेक्ट सवाल, मोल डायरेक्ट दिए हुए हमने निकाल ली। अब हमको अगर ग्राम में दी हुई हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मोल की बजाय ग्राम में मात्राएं दी गई हैं कि इसके इतने मोल उपस्थित हैं, इसके इतने मोल उपस्थित हैं, तो हमें ग्राम को पहले मोल में बदलना पड़ेगा। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम का। ठीक है ना, तभी हम उनकी मोल भिन्नों को निकाल पाएंगे। पहले हम उनके मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर मोलों की संख्या को जोड़कर कुल मोल निकालेंगे और कुल मोलों के अनुपात निकालकर हम मोल भिन्न निकालेंगे। देखो जैसे 36 ग्राम जल में, समझिएगा 36 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल को घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ तीन चीज़ क्या क्या हैं। एक तो हमें दिया गया है जल, इसकी है 36 ग्राम। एक हमें दिया है एथिल एल्कोहल और इसके दिए हैं हमें 46 ग्राम। एक हमें दिया है मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना, और इसके हमें दिए हैं 36 नहीं, कितने हैं 32 ग्राम। ठीक है ना, 32 ग्राम दिए गए हैं। ये तो इनके सारे W की मात्रा आ गई। अब हमें N बराबर W बटे M काम में लेना है, तभी तो मोलों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो W तो सबके हमें दिए हैं, अब M हमको चाहिए। M यानी कि अणुभार। अणुभार के लिए हमें इन सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इनका अणुभार निकाल पाएंगे। तो अणुभार यानी जल का निकालें हम। जल का मतलब क्या होता है H2O। जल का निकालेंगे 2 + 16, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आ गया 18, है ना। तो MH2O क्या आ गया 18 आ गया। ये वैल्यू रख देंगे हम। W 36 है, इसका 18 आ जाएगा। एथिल एल्कोहल, देखो 10th में थोड़ा सा पढ़ाई है आपने। एथिल, एथिल मतलब 2 कार्बन की श्रृंखला, यानी कि C2H5, और एल्कोहल मतलब OH। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का, एक कार्बन का 12 होता है, 12 दूना 24, 6 हाइड्रोजन है तो 6 का 6 प्लस एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, इन सबको जोड़ेंगे तो आ गया 46। तो C2H5OH का अणुभार कितना आ गया 46 ग्राम। ठीक है ना। अब मेथिल एल्कोहल, मेथिल मतलब एक ही कार्बन का व्यवस्था यानी कि CH3, एल्कोहल मतलब OH, एक कार्बन यानी कि 12,
4 हाइड्रोजन यानी कि 4, 1 ऑक्सीजन यानी कि 16, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाता है 32 ग्राम। तो अभी हमें चीज़ें मिल गई। MH2 हमें पता हो गया, MC2H5OH यानी एथिल एल्कोहल का अणुभार मिल गया, और मेथिल एल्कोहल का अणुभार भी हमें प्राप्त हो गया। तो हम N की वैल्यू लगाएंगे, N बराबर W/M, फिर इनके मोलों की संख्या का योग करेंगे। तो देखिए WH2 दिया है 36 ग्राम, WC2H5OH दिया है 46 ग्राम, और WCH3OH दिया है 32 ग्राम। अब हम जानते हैं MH2O कितना होता है 18 ग्राम, MC2H5OH कितना होता है 46 ग्राम, MCH3OH कितना होता है 32 ग्राम। ठीक है ना। तो इनकी N की वैल्यू निकाली 36/18, 46/46 और 32/32 की मोलों की संख्या आ गई। तो कुल मोल आ गए, तीनों की मोलों को जोड़ दिया 4 मोल। अब मोल भिन्न निकालनी है। तो देखिए अब सिंपल है, XH2 क्या होगा NH2/N यानी कि H2 के मोल बटे कुल मोल यानी कि 2/4, 2 H2 के मोल थे, है ना, और 4 कुल मोल हैं, 0.5 आ गया। XC2H5OH क्या होगा NC2H5OH/N यानी कि C2H5OH के मोल 1, कुल मोल 4, तो आ गए 0.525। XCH3 क्या होगा NCH3OH यानी कि CH3OH के मोल मेथिल एल्कोहल के मोल बटे कुल मोल, मेथिल एल्कोहल का मोल भी 1 है, कुल मोल 4 हैं, तो इसका मान आ गया 0.25। अब देखो, अब इन तीनों को अगर हम सम करें तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर हमने सही निकाला है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं और मोल भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। बस जिस तरह की जो भी कोई किसी की भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो या NCERT हो, उसमें से इस टॉपिक को पढ़ना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना। ठीक है। थैंक यू।